जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग आज देखेंगे पंजाब के बारे में। देखिए, पंजाब पंजाब जो था, जिसे इससे पहले हम लोग हिमालय पर्वत पढ़ लिए हैं। तो पंजाब पंजाब मतलब पांच आप मतलब नदियाँ पानी होता है। तो आपका तो पंजाब मुख्य रूप से जो कि पांच नदियों के क्षेत्र को ही पंजाब कहते थे। पंजाब से पांच नदियाँ गुजरती थी, जो कि झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। तो इसलिए पंजाब हम लोग कहते हैं। पर हम लोग का जब देश आज़ाद हुआ तो पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। तो वर्तमान में जो पांच नदियां नहीं गुजरती, वर्तमान में तीन नदियां गुजरती है, जो कि चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। झेलम और चिनाब ये पाकिस्तान में चली है। पाकिस्तान में वजह से इस वर्तमान में पंजाब से नहीं गुजरती है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे पांच नदियां। फिर इस नदी नदी घाटी पे परियोजना भी है, उस परियोजना पे फिर द्वाब भी है। तो ये सब नदी घाटी परियोजना पांच नदी के बारे में, उसके बाद द्वाब के बारे में, ये सब क्वेश्चन पंजाब से पूछ लेता है। तो हम लोग पहले इस पे देखेंगे, उसके बाद पंजाब के शहर में के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम लोग देखेंगे पांच जो नदियाँ थी, उस नदियों के बारे में हम लोग, उस नदी नाम पहले हम लोग समझ लेंगे, याद हो जाएगी अपने से। इससे ऊपर था पहले झेलम। झेलम झेलम झेलम, उसके बाद चिनाब। देखिए ये झेलम हो गया, ये चिनाब, चिनाब, झेलम, चिनाब, रावी, रावी, यहाँ झेलम, चिनाब, रावी, और इधर ब्यास, फिर सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये पांच नदियां पंजाब से होकर गुजरती थी, जो कि वर्तमान में जिसमें तीन ही नदियां गुजरती है, जो कि यहाँ रावी, इधर ब्यास और इधर सतलज है। कि जिसे रावी और चिना ब्यास और सतलज का पंजाब में संगम होता है। और वहीं से हर के बैराज, बल्कि हर के बैराज वहाँ पर यहाँ से संगम है, और उसी से इंदिरा गांधी नहर इधर से निकल जाती है, जो कि पंजाब हरियाणा होते हुए राजस्थान में जाती है। नहर इंदिरा गांधी, जो कि सिंचाई के काम में बहुत महत्वपूर्ण अपना कर्म फल निभाता है। इसे हम लोग देख लेंगे। तो झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये पांच नदियां पंजाब से गुजरती थी, प्राचीन पंजाब से। मगर वर्तमान पंजाब से केवल तीन नदियां, रावी, ब्यास और सतलज। रावी, ब्यास, सतलज। तो हम लोग एक नदी के बारे में पांचों नदी देख लेंगे। अब इसके द्वाब के भी बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। देखिए, द्वाब को याद नहीं करना है, ये इतना आसान ट्रिक के माध्यम है, और इस ट्रिक को गूगल मान्यता भी देता है। इसलिए हम लोग कुछ पे तो कुछ मैंने दिमाग ही नहीं देना है, बस केवल देख लेना है और समझ जाना। याद करने की तो कुछ बातें नहीं है इसमें। तो इसे हम लोग देखेंगे। तो इसे हम लोग देखेंगे किसी सतलज और ब्यास। ये सतलज और ब्यास के बीच के द्वाब को बीस द्वाब कहेंगे। ब से ब्यास और सत से बीस, तो बीस द्वाब इसको कहते हैं। बीस द्वाब, सतलज और ब्यास के बीच के द्वाब को बीस द्वाब। द्वाब मतलब दो नदियों के क्षेत्र के बीच के द्वाब कहते हैं। जैसे पांच नदी के आ मतलब पानी हो गया, दो आ मतलब पानी, तो दो नदी के क्षेत्र के बीच के द्वाब हो गया। फिर उसी तरह पांच नदियों के क्षेत्र के पंजाब, तो हम लोग ये द्वाब बीस द्वाब देख लिए। फिर उसके बाद रावी और ब्यास, रावी और ब्यास के बीच के बारी द्वाब कहते हैं। बारी द्वाब, और रावी तो इसमें ले लेंगे, फिर बस लास्ट तो बारी द्वाब हो गया, कोई याद ही नहीं करना। फिर उसके बारी और रचना की, और बारी और रचना द्वाब के बीच में जैसे ये देखिए, ये तीन द्वाब तो हम लोग को माने जैसे भारत में आ जाता है। चिनाब भी जिसे थोड़ा सा पंजाब के ऊपर यहाँ बन जाता है, पर झेलम जो चार द्वाब होता है वो भारत में नहीं। तो उससे क्या मतलब है, लोगों को भारत में नहीं, तो क्या मतलब, ये तो पूछता है, ये तो पहले था ही जैसे, फिर कुछ दिन बाद हो भी जाएगा। तो इसलिए हम लोग पढ़ेंगे, पहले ही पढ़ लिख के तैयार करें तो ठीक नहीं रहेगा, कि आएगा तो कोई कठिन नहीं होगा। तो चिनाब और रावी की रचना रच दीजिए अपना रचना, चिनाब और रावी, चिनाब और रावी रचना को आप ले लेंगे, और रचना
चिनाब रचना और रचना द्वाब हो जाएगा चिनाब और रावी के बीच में। फिर उसके बाद चार द्वाब यहाँ पर हो जाएगा, इधर से चा ले लेंगे, चा और झा ले लेंगे तो चार द्वाब हो गया। तो देखिए आप लोग बहुत आसानी से इसको याद कर ले, बारी बेस्त बारी रचना और चार, ये चार द्वाब है। 5 नदी 4 द्वाब, जो कि 2 द्वाब बारी और बेस्त ये पंजाब से बनता है। तो इसे पूछ लेता है कि कभी कभी कि मैंने कौन नदी के बीच कौन द्वाब पड़ता है, एक द्वाब किस नदी के बीच में पड़ेगा। जैसे बेस्त द्वाब पूछ लिया तो बेस्त द्वाब कौन नदी के बीच में पड़ेगा, तो बेस्त द्वाब याद तो करना नहीं है, ब और सत हो गया तो सतलज और ब से व्यास, तो बेस्त द्वाब व्यास और सतलज के द्वाब को बेस्त द्वाब कहेंगे। उसी तरह बारी द्वाब तो रचना बारी द्वाब देखेंगे तो व्यास और रावी नदी को बारी द्वाब, ये 2 पंजाब में है। उसके बाद अलग एक पंजाब से थोड़ा सा ऊपर है और एक पंजाब में भारत से हट के थोड़ा सा पाकिस्तान में रहता है, क्योंकि 4 द्वाब। तो उससे क्या मतलब है, हम लोग पढ़ना है हम लोग को और याद भी करना है। तो याद तो करना नहीं, बस केवल समझना 4 द्वाब तो झेलम और चिनाब, झ से झेलम और च से चिनाब, तो 4 द्वाब हो गया झेलम और चिनाब। उसके बाद जैसे हम लोग देखेंगे फिर रचना द्वाब तो चिनाब और रावी, रचना द्वाब चिनाब और रावी रचना द्वाब। फिर उसके बाद हम लोग ये देख लेंगे बारी है तो व्यास और रावी व्यास बारी द्वाब। ये हम लोग द्वाब के बारे में पढ़ लिए। फिर जैसे हम इस पे पूछ लेता है कि माने इस पे नदी घाटी परियोजना भी है, सब पे कौन नदी पे कौन परियोजना है ये भी पूछता है, तो इसको भी हम लोग को याद करना जरूरी है। तो जैसे देखिए इसमें कोई बहुत बड़ी कठिन चीज नहीं है, जैसे ये 3 पे तो एकत्व है और ये 2 पे थोड़ा अधिक है, तो कोई बहुत चीज बड़ी नहीं है। हम लोग 2 बार 4 बार बोल लेंगे, उसके बाद एक बार उसको समझ लेंगे और 1-2 बार आप नोट्स बना लेंगे, एक बार लिख लेंगे, तो उसको एकदम आसानी से तरीका। देखिए याद करने की और स्मरण शक्ति बढ़ाने की 2 सबसे सटीक उपाय होता है। एक बार आप उसको ध्यान से सुन लीजिए, दूसरा बात उसको बोल लीजिए पूरा फ्रेंकली, आप माने एकदम स्वतंत्र रूप से थोड़ा आवाज ऊंचा में उसको बोल लीजिए, अकेले चाहे कोई से तो बोल लीजिए। दूसरी चीज हो गई, और तीसरा चीज उसको फिर लिख लीजिए। आप एक बार सुन लीजिए, एक बार बोल दीजिए और तीसरा चीज उसको लिख लीजिए। ये 3 चीज कर लेंगे तो आपको आजीवन याद रहेगा और उसको समझ रहेगा। और नहीं तो और आसान यदि याद करना है तो किसी को पढ़ा दीजिए, थोड़ा सा किसी को भी, जैसे मम्मी पापा को भी पढ़ा दीजिए, क्या भी कर दीजिए। घर में आपका फिर कोई नहीं है तो भाई है, बहन है या मम्मी पापा है, भले ही इधर तो क्या उनको कोई काम नहीं है, पर आप पढ़ा देंगे ना तो आपको ये समझ बन जाएगी, और समझ बन जाएगा तो याद हो जाता है। क्योंकि देखिए व्यय कृति वर्धते हो नित्यम, विद्या इसी धन है कि जितने इसको व्यय करेंगे बांटेंगे उतना ही धन बढ़ता है और बहुत सटीक समझ हो जाती है। तो इसको वही करें ना, तो आप किसी को घर पढ़ा दीजिए, भाई बहन माँ बाप कोई भी हो पढ़ा दीजिए। और जब कोई नहीं हो अकेले आप हैं तो आप अपने को मूर्ख मानकर और शीशा के सामने पढ़ा दीजिए, चलो पढ़ो बताओ हमारी जॉब क्या है, तो भाई शीशे के सामने से तो आप बोलेंगे तो उसका पीछे वो होगा ना, चेहरा दिखेगा। अब शीशे के सामने अपने को खुद को पढ़ा दीजिए एक बार बोल बोलकर, तो ऐसे करेंगे तो हम निश्चित है कि आपको स्मरण शक्ति बढ़ेगा और आपका समझ विकसित होता जाएगा। जिसे हम लोग देख लेंगे जी, झेलम नदी पे है, हम लोग एक द्वार के बारे में पढ़ लेंगे। तो जैसे झेलम पे है तुलबुल परियोजना है, ये झेलम नदी पे तुलबुल परियोजना है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे तुलबुल परियोजना है, झेलम नदी पे तुलबुल परियोजना। एक बार से बोलकर इसको आप स्मरण रख के आप बोलकर भी बोल सकते हैं, ये झेलम नदी पे तुलबुल परियोजना, झेलम नदी पे तुलबुल परियोजना। फिर चिनाब पे 3 परियोजना है, सलाल बलगिहार और दुलहस्ती। सलाल बलगिहार दुलहस्ती। झेलम नदी पे एक तुलबुल और चिनाब नदी पे सलाल बलगिहार दुलहस्ती, 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 सलाल बलगिहार दुलहस्ती। 2-3 बार बोल लेंगे तो अपने से समझ बनता कर रहता है। सलाल बलगिहार दुलहस्ती।
और रावी पे 3 परियोजना है। रावी पे 3 परियोजना है, रावी पे 3 और ब्यास पे पोंग परियोजना है। पोंग, ब्यास पे पोंग। देखिए 3 को अकेले अकेले है सिंपल, तो उसको 3 को सिंपल याद कर लेंगे। फिर 1 पे 3 है तो उसको 3 अलग से याद कर लेंगे। फिर उसके बाद जो सतलज पे है उस पर थोड़ा 2-3 ठो है, 3-4 ठो है, तो उसको अलग से याद कर लेंगे आप। तो जिसे हम लोग फिर से शुरू से कर बोल दे रहे हैं, तो झेलम नदी पे एक तुर्गुल परियोजना, फिर चिनाब पे सलाब, बरबिहार, दुरस्ती, सलाब, बरबिहार, दुरस्ती। इसको ना इतना आसान चीज है कि पढ़ना, जिसे कोई भी चीज आसान नहीं है, जितना पढ़ना आसान है उतना कोई भी चीज आसान नहीं है। बस आप एक बार पढ़ने में मन को लगा दीजिए, बाकी तो मजा आ जाएगा। देखिए सलाब, बरबिहार, दुरस्ती, चिनाब पे, फिर उसके बाद रावी पे एक परियोजना, फिर उसके ब्यास पे पोंग परियोजना, फिर उसके बाद जब देखेंगे सतलज पे, तो सतलज पे कोल डैम है पहला, कोल डैम, कोल डैम, फिर नागपा झाकरी, झाकरी, नागपा झाकरी, कोल डैम, नागपा झाकरी, कोल डैम, नागपा झाकरी, फिर उसके बाद भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल है, भाखड़ा नांगल। उसके बाद हरके बैराग, हरके बैराग। तो हम लोग एकदम याद कर लिए, कोल डैम, नागपा झाकरी, भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल तो आप लोग पहले ही याद हो गया था क्योंकि पंजाब हिमाचल प्रदेश में पढ़ाए थे। और कोल डैम, कोल डैम हो गया, भाखड़ा, भाखड़ा नांगल, कोल डैम, नागपा झाकरी और हरके बैराग। हरके बैराग जो कि देखिए हरके बैराग यहाँ बताए थे कि इधर से ब्यास आता है और इधर से व्यास नदी आती है और इधर से सतलज नदी, दोनों के संगम से ही यहाँ यहीं पर हरके बैराज है। जो कि देखिए बैराज का मतलब होता है ना, देखिए बांध का मतलब पानी को घेर के रखना ऐसे, और बैराज का मतलब होता है ना पानी को इसे किसी एक रास्ते से छोड़ देना, तो बैराज का मतलब छोड़ना होता है। तो जब ये दोनों का संगम होता है तो यहाँ पर हरके बैराज है, तो ये हरके बैराज से ही इंदिरा गांधी नहर का निर्माण होता है। और इंदिरा गांधी के नहर थोड़ा बहुत पंजाब में भी सीखता है, उसके बाद यहाँ हरियाणा में, फिर उसके बाद राजस्थान में। और राजस्थान में सबसे अधिक प्रॉफिट होता है थार मरुस्थल में। थार मरुस्थल में जब जगह जाता है जब इंदिरा गांधी नहर का पानी जाता है। तो हम लोग याद कर लिए, क्या है बहुत बड़ी चीज तो है नहीं, अपना देख लेंगे फिर एक बार जैसे हम लोग। तो झेलम नदी में तुर्गुल परियोजना, चिनाब पे सलाल, बलिहार, दुरस्ती। कितना मजा आता है सलाल, बलिहार, दुरस्ती घूमने में, सलाल, बलिहार, दुरस्ती। उसके बाद देख लेंगे हम रावी पे तीन, 2 अक्षर है, फिर पोंग, ब्यास पे पोंग। फिर उसके बाद नीचे आएंगे सतलज नदी पे, तो कोल डैम है, नागपा झाकरी है, भाखड़ा नांगल है और हरके बैराज है। फिर सतलज नदी पे ही माने गोविंद सागर झील है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो हम लोग ये देख लिए बहुत आसानी से। देखिए जिसे जो 4 द्वाब है, विष्णु द्वाब, बारी द्वाब, रचना द्वाब, 4 द्वाब, ये 4 द्वाब है जो कि बारी द्वाब ब्यास और रावी नदी के जो तट पे बारी द्वाब है। फिर उसके बाद ब्यास और सतलज नदी के द्वाब पे विष्णु द्वाब है। उसके बाद फिर 4 द्वाब देखेंगे, तो 4 द्वाब है रचना और झेलम नदी के, झेलम और चिनाब नदी के द्वाब बीच में 4 द्वाब है। फिर उसके बाद रचना द्वाब देखेंगे तो रावी और चिनाब नदी के बीच में रचना द्वाब है। तो 4 द्वाब भी हो गया। फिर हम लोग का परियोजना भी देख लिया हम लोग। फिर 5 नदियाँ भी देखी, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। अब हम लोग पंजाब के बारे में पढ़ लेंगे, ये आप लोगों को स्मरण होनी चाहिए। 1-2 बार आप लोग लिख लेंगे इसी तरह दोनों बीच बीच में। देखिए अब आप लोग को ना जिसे एक बार पढ़ लिए तो इसको याद नहीं करना है, बस समझ जाना है इसको। ये द्वाब को तो समझ जाना है, केवल नदी याद कर लेंगे, थोड़ा सा परियोजना भी याद कर लेंगे, ये 2 याद करने की चीजें, इसको केवल समझने का चीज। अब हम लोग पंजाब के बारे में आ रहे हैं पढ़ने। तो पंजाब 5 नदियाँ के क्षेत्र को ही पंजाब कहते हैं।
आप मतलब पानी होता है। सबसे ऊपर देखेंगे आप लोग तो पठानकोट है, सबसे ऊपर जो है वो पठानकोट है। पठानकोट में ही सेना वायु सैनिक के आगे पर हमला हुआ था, जो कि पाकिस्तानी ने किया था और बहुत गलत था। क्योंकि देखिए जैसे आपको जब दम है तो सामना सामने लड़िए, ये आर्मी के भेष में आकर और पठानकोट पे हमला किए थे। सब बताइए, अरे तुमको जब लड़ने की ताकत है, दम है, तो सामने आके लड़ो, चुपके चोरी क्यों कर रहे हो? वैसे तो हम लोग भी कहीं जाकर माने लाहौर हो या कराची हो या कोई भी हो मान निपटा के चले आएंगे, पर दम ये थोड़ा ना करते, दम मतलब सामना सामने लड़ो। ये पठानकोट है। फिर उधर इसके नीचे देखेंगे तो गुरुदासपुर है। ये पठानकोट हो गया, ये गुरुदासपुर, जो कि अकबर बादशाह का जन्म हुआ था। यहाँ पर अमरकोट है, किसी में किसी गांव नहीं है, लेकिन आपको तो हम गुरुदासपुर में वो अकबर बादशाह का जन्म हुआ था। फिर उसके नीचे आएंगे तो अमृतसर पड़ेगा, जो कि अमृतसर माने सर मतलब सरोवर होता है, अमृत मतलब जल, अमृत मतलब अमृत ही है, सर मतलब सरोवर मतलब झील, पानी कहते हैं उसको। तो अमृतसर जैसे जो कि जो चौथे गुरु रामदास थे, उनको अकबर बादशाह ने 500 बीघा दान में दिया था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि कौन गुरु को अकबर बादशाह ने दिया था। चौथे गुरु को रामदास जी को ये अकबर बादशाह ने 500 बीघा दान में दिया था, जो कि अमृत सरोवर बनाने के लिए उन्होंने 500 बीघा माने अमृत सरोवर का निर्माण किया गुरु रामदास जी ने। फिर अर्जुन जब गुरु पांचवें गुरुदेव सिख में पांचवें गुरु जब अर्जुन देव आए, तो उन्होंने बीच में हर मंदिर का, जैसे ये सरोवर हो गया, इसमें बीच में अर्जुन देव हर मंदिर का निर्माण करा किए। फिर उसके बाद वहाँ का राजा रणजीत सिंह थे, जो राजा रणजीत सिंह आए तो इसको इस पे सोना चढ़वा दिया हर मंदिर पे, तो इस सोना मंदिर बन गया। अब इतना माने जैसे तो इसको तीनों सीक्वेंस हम लोग याद करेंगे। गुरु रामदास जी ने अमृतसर का निर्माण किया, जो कि 500 बीघा अकबर बादशाह ने उनको दान में दिया था। फिर अर्जुन देव आए तो उसमें बीच में हर मंदिर का निर्माण किए। फिर उसके बाद जब राजा रणजीत सिंह हुए तो राजा रणजीत सिंह इस पे सोना का चारा चढ़ा दिए, 16 मंदिर हो गया। देखिए जिसे हम लोगों में जैसे हिंदू धर्म में देखेंगे तो गंगा जल कितना पवित्र है। हिंदू धर्म में जैसे गंगा जल बहुत पवित्र है, उसी तरह जैसे इस्लाम धर्म में देखेंगे तो आबे जमजम, आबे मतलब पानी होता है, जमजम जगह का नाम है। तो उस तरह भी जैसे वहाँ का बहुत ही माने कोई पूजा वूजा उन लोगों ने अपना उसको जल को उपयोग करते हैं। जैसे हम हिंदू धर्म में गंगा जल का उपयोग करते हैं, उसी तरह मुसलमान धर्म में आबे जमजम के जल के वहाँ के जल का उपयोग करते हैं। उसी तरह ईसाई धर्म में भी जो अमृतसर का सरोवर का जल है, ये उतना ही महत्वपूर्ण जैसे हम लोगों ने हिंदू धर्म में गंगा जल है, इस्लाम धर्म में आबे जमजम का है, उसी तरह अमृतसर में सिख धर्म के लिए है। इतना महत्वपूर्ण चीज है। फिर जब हम देखेंगे जैसे अमृतसर, अब यहाँ पर ना एक जैसे यहाँ पर ना पाकिस्तान जैसे कुछ चढ़ा दिया, तो जैसे पाकिस्तान ने कुछ लोगों को चढ़ा दिया यहाँ पर अमृतसर में, तो ये लोगों ने सबसे एक भिंडरा वाला थे, वो माने वो खालिस्तान की मांग करने लगे। भिंडरा वाले बहुत बड़े नेता थे, तो खालिस्तान की मांग करने लगे। तो और आम जो सिख थे वहाँ पे बहुत नॉर्मल, उनको कोई मतलब नहीं था। देखिए सिख जैसे शांति कोई नहीं थी। सिखों का अगर देखेंगे आज भी अगर बहुत सिखों का लंगर चलता है, सिख लोग चलाते हैं और बहुत प्रेम से खिलाते हैं। किसी को भी जाएंगे आप, अगर बर्थडे भी आप खा रहे हैं तो आपको बहुत इज्जत से और प्रेम से खिलाते हैं। ऐसे सिखों में क्वालिटी होती है। तो आम सिख बहुत बढ़िया थे, पर जो पाकिस्तानी के चमचे थे या पाकिस्तान से जो रुपया खा रहे थे, तो उन लोगों ने जैसे ऐसे करके भिन्न माने खालिस्तान के मांग कर दिए। तो अब वहाँ के जो DIG थे उनको माने मंदिर के सीढ़ियों पर ही गोली मार दी एकदम जिसे स्पॉट पर, और उनकी मृत्यु हो गई। और वो पूरा एकदम झगड़ा कर रहे थे, खालिस्तान की मांग कर रहे थे। तो उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, 1984 की बात है ये, 1984 की बात है। तो फिर उन्होंने सेना भेजी और वहाँ का जैसे वहाँ माहौल शांत कराए। उन्हें आम जनता भी बहुत मारे गए थे। देखिए कहीं भी जाएंगे तो 200 निर्दोष दोनों मारे गए, क्योंकि सेना अब सेना गोली चला रही तो सेना भी थोड़ा ना देख रही है, सब सामने जो भी आएगा तो भाई वो है क्रैश फायरिंग में हो ही जाता है, कभी कभी आम जनता भी मार जाते हैं। उस तरह से वहाँ बहुत लोग मारे गए थे। फिर उसके बाद माहौल शांत हुआ। फिर उसके बाद वहाँ जो
इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड थे बलवंत राय और सेवंत राय, दोनों बॉडीगार्ड इंदिरा गांधी के। तो वहाँ के जो चीफ थे माने, तो उनको उस समय हटा दिए थे। रोहित माने इंदिरा गांधी के माने बॉडीगार्ड से उस समय हटा दिया गया था। तो फिर उनको माने ये दोनों बॉडीगार्ड फोन किए कि बताइए आपको हम इतना दिन से सेवा कर रहे हैं, आपको हमारे विश्वास नहीं है। तो इंदिरा गांधी इमोशनल हो गए कि यार ऐसा क्यों नहीं है, आप जब कर रहे हैं तो ठीक है, तो हमको अपना सेवा में लाने करिए। तो ये जब उनका आदेश हो गया, तो जब प्रधानमंत्री का आदेश हो गया, तो फिर राव और चिप क्या होता है, तो उनको सेना में लगा। जैसे लड़कियों में जो होता है ना कि जो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हैं, और इमोशनल होने के कारण वो आज शिकार हो रही हैं। किसी भी पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करना चाहिए। आपका ठीक है गार्ड है, तो कोई भी हटाया है चाहे कोई लगाया, तो थोड़ा सोच समझ कर, तो कोई भी डिसीजन लेने से थोड़ा सोचना चाहिए। और आज लेकिन इतना भोली बन जा रही है कि थोड़ा कष्ट को पा रहे हैं, कष्ट हो रहा है उन सबको। तो सोचना है इंदिरा गांधी अगर उस समय इमोशनल नहीं होती तो फिर तो उनको माने मृत्यु नहीं होता। और ये दोनों जिसे आए और अपना 31 गोलियां उनके सीने में मार दी। सब अपना वो प्रेस वार्ता पे जा रही थी, और उसके बाद बलवंत राय और सेवंत राय, तो उनको स्पॉट पर ही मृत्यु हो गई। उसके बाद जब मृत्यु हुआ तो फिर पूरा दंगा मच गया। और इस आजाद भारत में सबसे अधिक कोई कष्ट सहा है तो सिखों ने सहा है। एकदम माने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, कानपुर, जहाँ देखे तहाँ माने सिखों पर जैसे अत्याचार होने लगा। उस समय कुछ दिन हुआ फिर ठीक हो गया, पर जैसे बहुत माने क्या बस केवल ना समझ के किसका गलती था और सजा कौन होगा। माने आम जनता भी तो, आम सिख भी तो मारे जा रहे थे, तो क्या सबकी तो गलती थी नहीं। और पाकिस्तान पे थोड़ा सा पाकिस्तान हरामी वो चढ़ा दिया, और जो चढ़ाया उसको तो हुआ कि नहीं हुआ भगवान जाने, पर आम सिखों ने भी बहुत अत्याचार उस समय हुआ था आम सिखों पर। एक गलत चीज है, और केवल थोड़ी सी गलती की वजह से ये अपना इंदिरा गांधी जितना इमोशनल हुई होती नहीं सब काम ना होता, इनका भी जान बच गया होता। और वो सब भी, पर एक भिंडरा वाला था यही थोड़ा गलत कर दिया, क्योंकि वो खालिस्तान की मांग करने लगा। अरे यार तुम सोचो कि पंजाब कहाँ है और पाकिस्तान में क्या है, तुमको क्या दिक्कत है खालिस्तान की मांग कर रहे हो। ये सब जैसे 1984 में यहाँ ब्लू स्टार ये पूछता है कि माने स्वर्ण मंदिर पे, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर को कौन ऑपरेशन चला के वहां के विरोधियों को शांत किया गया, तो ब्लू स्टार। ब्लू स्टार 1984 में जो कि इंदिरा गांधी के माध्यम से चलाया गया था, उसी समय से स्वर्ण मंदिर को विरोधियों से मुक्त किया गया था। तो ये हम लोग ये याद रखिएगा ब्लू स्टार। फिर उसके बाद देखेंगे इधर हम यहाँ पठानकोट हो गया, गुरदासपुर, अमृतसर। इधर देखें तो बाघा बॉर्डर पे पाकिस्तानी और इंडिया दोनों माने यहाँ सेना परेड करती है बाघा बॉर्डर पे। फिर इधर नीचे देखेंगे तो अटारी बॉर्डर, इसके नीचे जस्ट नीचे तो अटारी बॉर्डर पे है कि अपना ये दोनों जिसे ना भारत और पाकिस्तान से व्यापार करने का यहाँ मार्ग है। अटारी बॉर्डर से व्यापार होता है भारत और पाकिस्तान से, जिसे यहाँ से सामान दाल चावल ये सब बने अनाज लौटा जाता है, वहाँ से फूड सस्ता मिल जाता है पाकिस्तान से लेने पे, तो वहाँ से फूड होकर के आ जाता है यहाँ पर। यहाँ अटारी बॉर्डर है। फिर उसके बाद इधर देखेंगे, देखिए पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर। अब इधर देखेंगे तो जालंधर और लुधियाना, ये दो बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं पंजाब में। इसे यहाँ पर कपड़ा का भी उद्योग है, बहुत सारा फैक्ट्रियाँ हैं। और पंजाब कृषि प्रधान है, क्योंकि यहाँ पर मैदानी क्षेत्र है, नदी भी काम पर है, और उसके बाद ब्यास नदी है, रावी है, सतलज है, ये तीनों नदी भी पंजाब में है। उसके बाद यहाँ फिर नहर भी निर्माण हो जा रहा है, इधर नहर से भी कुछ सिंचाई हो जा रहा है। ये कृषि प्रधान राज्य है पंजाब। फिर हम लोग ये देखने में तो यहाँ जो लुधियाना है, तो लुधियाना हीरो साइकिल का कारखाना है, सबसे बड़ा जो हीरो साइकिल आता है वो सबसे बड़ा कारखाना लुधियाना में। हम लोग लुधियाना देखिए। फिर उसका कपड़े का भी होलसेल, जो इस समय ऊनी वस्त्र देखते हैं, स्वेटर साल वल, तो बहुत सारा माने वहाँ से आता है इधर मालूम की, जिसे आप देखेंगे कहीं कहीं लगा कर बेच रहा है कहीं भी गाड़ी पे, तो 80% लुधियाना और जालंधर से आता है। कपड़े के लिए बहुत प्रसिद्ध है दोनों, और उद्योग भी जैसे कंपनी भी बहुत सारा है यहाँ पर। फिर उसके बाद इधर देखेंगे हम लोग, इधर भटिंडा है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा सैनिक छावनी है।
भटिंडा, और उसके बाद यहाँ पर भटिंडा, एशिया का सबसे बड़ा समीक्षा में है। और इधर देखेंगे तो पटियाला, पटियाला फिल्मी उद्योग है। पंजाब का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग पटियाला नहीं होता है, फिल्म के संबंधी सारे कोई भी फिल्म बोले तो पटियाला से ही उसका कार्य होता है। फिर इधर देखेंगे तो चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ का लेक जो रॉक गार्डन है वो बहुत प्रसिद्ध है, वहाँ पर बहुत ही मानो उसको बेहतरीन रूप से बनाया गया है। तो उसका वास्तुकार लेक चंद था जो कि चंडी और जो कि रॉक गार्डन बनवाया था। तो इसको बस एक ही क्वेश्चन चंडीगढ़ से आएगा। और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, हरियाणा का राजधानी चंडीगढ़। और देखिए चंडीगढ़ अलग है, जैसे यूनियन टेरिटरी है जो केंद्रशासित प्रदेश है, वो अपना पंजाब में है और हरियाणा में, वो अपना वो अलग ही थोड़ा सा नई जगह में है पर केंद्रशासित प्रदेश है। तो उसको हम लोग देख लीजिए। फिर वहाँ का जैसे एक ही क्वेश्चन बढ़िया है क्योंकि रॉक गार्डन है और बहुत बेहतरीन है, और उसका मान वास्तुकार का दीजिए बनवाना देख चंद है वास्तुकार का। तो हम लोग ये देख लिए पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, बाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर, उसके बाद जालंधर, लुधियाना, यहाँ पटियाला, उसके बाद चंडीगढ़, यहाँ बठिंडा। फिर यहाँ फिरोजपुर है जो कि मोदी जी जाने वाले थे, तो फिरोजपुर से तो वो माने उतना कोई वो नहीं है, बस थोड़ा सा उसमें मोदी जी जाने वाले थे तो इनको वहीं पर जिसे इधर बीच उनका फिलहाल मोदी जी जाने वाले थे ना, वहाँ फिरोजपुर में उनका वो कार्यक्रम था, तो बीच में उनको माने रास्ता खाली ना मिलने की वजह से इधर लोग जाते नहीं। फिरोजपुर बॉर्डर है पाकिस्तान के, थोड़ा सा बॉर्डर से इधर है। तो हम लोग ये पाकिस्तान पंजाब के बारे में पढ़ लिए, उसके बाद जो कि नदी थी नदी के बारे में पढ़ लिए, द्वाब पढ़ लिए। उसके बाद पंजाब में जो परियोजना है पंजाब की नदी पे, वो नदी परियोजना के बारे में पढ़ लिए। एक बार हम लोग उसको दोहरा लें तो बढ़िया रहेगा। जैसे देखिए 4 द्वाब है, 20 द्वाब है, बारी द्वाब है, रचना द्वाब है और 4 द्वाब है। जो कि बारी द्वाब 20 द्वाब सतलज और व्यास के बीच में 20 द्वाब बनता है। फिर व्यास और रावी नदी के द्वाब बीच में बारी द्वाब बनता है। फिर उसके बाद रावी और रचना रावी और चिनाब नदी के बीच में रचना द्वाब बनता है। और फिर चिनाब और झेलम नदी के बीच में 4 द्वाब बनता है, ये हम द्वाब देंगे। फिर झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास के 4-5 नदियाँ हम लोग निकले। फिर उसके बाद झेलम पे तुर्गुल परियोजना है। फिर उसके बाद चिनाब पे सलाल, बलबिहार, दस्ती परियोजना है। फिर उसके बाद नीचे देखेंगे तो रावी नदी पे 3 परियोजना है, व्यास पे भूम परियोजना है। फिर उसके बाद सतलज में देखेंगे तो गोल डैम है। फिर उसके बाद नागपा झाकरी है। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग तो भाखड़ा नागर परियोजना है। फिर उसके बाद हरिके बैराज है जो कि व्यास और सतलज के संगम में हरिके बैराज है, जो कि वहाँ से इंदिरा गांधी नहर का निर्माण होता है। फिर उसके बाद जो कि सतलज नदी गोविंद सागर झील है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो हम लोग पंजाब से लगभग ऑल ओवर पूरा पढ़ लिए, और हम लोग इसका अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन देंगे। तो जय हिंद दोस्तों।